Welcome everybody to this new lecture of our paper number 3rd, Waves, Oscillations and Acoustics, and today we will discuss a new concept or a new topic which is about current in an electrical circuit or current in an electric circuit or series LCR circuit. तो अभी तक जो हम स्टडी करते आ रहे थे वो एक मैकेनिकल ऑसिलेटर को स्टडी करते आ रहे थे, यानी एक मैकेनिकल फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करते आ रहे थे। और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम एक पीरियोडिक फोर्स, जो हमने एक जर्नल फोर्स, ये वाला जो फोर्स था, इस तरह का जो फोर्स है, इस तरह का एक जर्नल फोर्स हमने कंसिडर किया था। और फिर इसके स्पेशल केसेस भी डिस्कस किए थे कि कैसे हम रियल फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग में रियल सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं और जो हमारा कॉम्प्लेक्स, आप इसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फोर्स है, उसको क्रॉसपॉन्ड में हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारा फोर्स था। और ये जो फोर्स है वो एक पीरियोडिक फोर्स है जो एक मैकेनिकल ऑसिलेटर के ऊपर वर्क करता है। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे वो एक मैकेनिकल फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर था, यानी हम मैकेनिकली किसी भी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड किस तरह से हम कांस्टेंट बना के रख सकते हैं, दैट इज अबाउट द मैकेनिकल oscillator. And in this topic we will discuss about electrical forced harmonic oscillator. इसमें सीरीज LCR सर्किट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो इंडक्टर L है, कैपेसिटर C है और रेजिस्टेंस R है, ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। इससे पहले जब हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करके आए हैं, वहाँ भी हमने एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ा था, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में L और R सीरीज में थे और C इन दोनों के पैरेलल में था। तो वहाँ भी हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे ही एक इक्वेशन सेटअप की थी, उसका सॉल्यूशन कंसिडर किया था। और उसी तरह की फिनोमिना, उसी तरह की जो प्रोसीजर है यहाँ भी हम दोहराएंगे कि यहाँ मेरे पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, उसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, किस तरह से वहाँ एक फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्क करेगा, किस तरह से इस एलसीआर सर्किट में जो ऑसिलेशंस होंगे उनका एम्पलीट्यूड मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सब हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, so let us consider an electrical oscillator consisting of a resistor R, consisting of a resistor of resistance R, an inductor of inductance L, and a capacitor of capacitance C. मेरे पास तीन कंपोनेंट है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इन सीरीज। और ये एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, ये आप स्टडी करके आए हैं अपने +2 लेवल पे। तो सीरीज में कनेक्ट हैं, तीनों के तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ सीरीज में, श्रेणी में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। एज शोन इन द फिगर अभी हम देखेंगे। दिस सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स विच for which EMF is represented by this equation, for which EMF is represented by this equation, E equals to E naught e to the power iota omega t। ये जो तीनों के तीनों कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं, इस तरह से एक AC सोर्स के थ्रू कनेक्ट किए गए हैं। ये L कंपोनेंट है यानी इंडक्टर है, ये कैपेसिटर C है जिसका कैपेसिटेंस C है, और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। और ये तीनों के तीनों सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और इन तीनों को एक AC इनपुट सोर्स से
कनेक्ट किया गया है, एसी इनपुट सोर्स से इनको कनेक्ट किया गया है। ओके, और इस एसी इनपुट सोर्स का जो ईएमएफ है वो इस इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया है, E इक्वल्स टू ई नोट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। ओके, where omega being the frequency of the applied undulating EMF. Okay, such a circuit behaves as a driven oscillator। और यही हम यहाँ प्रूव भी करना चाह रहे हैं कि यहाँ जो सर्किट में ऑसिलेशंस होंगे उनका जो एम्पलीट्यूड में कमी आएगी वो इस एसी इनपुट सोर्स के द्वारा दी गई एनर्जी के साथ वो एम्पलीट्यूड सस्टेन्ड हो सकेंगे, वो ऑसिलेशन सस्टेन्ड कर सकेंगे, उन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में कम नहीं होगा। ओके, लेट अस नाउ कंसिडर सम न्यू कंसिडरेशंस। द फर्स्ट इज, इफ आई इज द करंट, यहाँ से जो एसी इनपुट सोर्स लगा है तो जाहिर सी बात है यहाँ से सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो इफ आई इज द करंट एट एनी इंस्टेंट, देन फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर आर इज आर आई। बिकॉज जब ये करंट यहाँ रेजिस्टर आर में पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है कि चूँकि आर मल्टीप्लाइड बाई आई, देन इट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल, एंड एक्चुअली this is because this end and this have different potential. This is known as the potential difference or falls in potential across the resistor R. So the potential across resistor R is Ri. If the current varies at the rate di by dt, अगर ये time rate change है current का, तो voltage to overcome the back EMF in inductance is L di by dt. ये EMF develop होगा इस inductor L में। And if small q is the charge accumulated on the capacitor at that instant, then follow potential across the capacitor is q by c, v equals to q by c, because c equals to q by v. This is the formula of capacitance of a capacitor, c equals to q by v. Then what is the v? V is q by c. Okay, and hence the voltage equation at an instant is given by इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ या वो पोटेंशियल का फॉल हुआ वो कितना हुआ, आर एंड मल्टीप्लाइड बाय द करंट। चूँकि यहाँ से एक करंट फ्लो होगी, यहाँ से एक मान लीजिए एक करंट फ्लो होती है, इस तरह से करंट फ्लो होती है, एसी करंट है ये। तो जब ये करंट यहाँ पहुँचेगी रेजिस्टर आर के पास, तो फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर इज वी आई, वी इक्वल्स टू आर आई, सो इट्स आर आई। मान लीजिए इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज जो एक्यूमुलेटेड है किसी इंस्टेंट टी पर वो है Q, तो यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा Q बाई सी, और यहाँ जो EMF या बैक EMF आप इसे कह सकते हैं इस इंडक्टर में डेवलप होगा वो होगा L di बाई डी टी, वेयर di बाई डी टी इज द रेट चेंज ऑफ करंट। ओके, तो वोल्टेज इक्वेशन लिखे तो यहाँ हमारे पास जो वोल्टेज के सोर्स हैं वो आर आई यहाँ है, क्यू बाई सी यहाँ है, एल डी आई बाई डी टी यहाँ है, और एक ई एम एफ का सोर्स यहाँ लगा है जिसकी इक्वेशन हमने अभी लिखी है। सो आर आई वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे हैं, आर आई इज द वोल्टेज और डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ रजिस्टर आर, दिस रजिस्टर आर, एल डी आई बाई डी टी इज द बैक ई एम एफ in the inductance, Q by C is the potential across the capacitor C, and these all are equals to E and E equals to E naught e to the power iota omega t, which is the source of EMF or source of AC source in the circuit, this AC circuit source. ओके, तो इस तरह का इक्वेशन हमारे पास आया है। और आप ये जानते हैं कि जब आप करंट को डिफाइन करें तो करंट होता है रेट चेंज ऑफ टाइम, रेट चेंज ऑफ चार्ज। ओके, और चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम is known as a current. So I is defined as dq by dt. Then di by dt, what is di by dt? Differentiate this equation with respect to t again.
So this gives di by dt and this gives me d2q over dt square, this d2q over dt square. Okay, I repeat, जब आप करंट को डिफाइन करते हैं, धारा, विद्युत धारा को आप डिफाइन करते हैं, तो डेफिनेशन का तरीका क्या होता है? डेफिनेशन का तरीका ये होता है कि आप जब विद्युत धारा को या करंट को डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं द टाइम रेट चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, और यू कैन से इट एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट. ओके, किसी भी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं. तो ये डेफिनेशन होती है करंट की. इसी डेफिनेशन का यूज करते हैं हम फिर से इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड पे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड विद रेस्पेक्ट टू टी. जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन मुझे देगी डी बाई डी टी, और राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन मुझे देगी, चूंकि डी क्यू बाई डी टी यहाँ पहले से ही है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी गिव्स मी डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर. तो ये दोनों वैल्यूज, आई की वैल्यूज, डी आई बाई डी टी की वैल्यूज आप यहाँ से उठाइए और इस इक्वेशन में पुट अप कीजिए. So R is same, well I is replaced by dq by dt plus L di by dt is replaced by d2q by dt square plus q by c, and is plus q by c is same, E naught e to the power iota omega t is same. Okay, now L d2, rearrange these terms. L d2q by dt square plus R dq by dt plus q by c equals to E naught exponential iota omega t. This is my equation number first. Okay. Now the steady state solution of this equation. क्योंकि हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी कर रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर दो तरह का बिहेवियर शो करता है. एक ट्रांजिएंट स्टेट बिहेवियर शो करता है, एक स्टेडी स्टेट बिहेवियर शो करता है. ट्रांजिएंट बिहेवियर तब तक रहता है जब तक ऑसिलेटर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहता है, जितने समय तक. तो वो जो बिहेवियर है ऑसिलेटर का वो कहलाता है ट्रांजिएंट स्टेट बिहेवियर. एंड वो टाइम, जितने समय के लिए ऑसिलेटर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट टाइम, एंड दैट बिहेवियर इज नोन एज ट्रांजिएंट बिहेवियर. लेकिन अभी हम जो सोल्व करने जा रहे हैं वो इसका स्टेडी स्टेट बिहेवियर के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. व्हाट इज द स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ this type of electrical oscillator or electrical forced harmonic oscillator. Okay, in steady state let us consider a particular solution of this equation. एक solution हमने consider कर लिया, और solution इस तरह का है that q equals to q naught e exponential iota omega t. इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने एक सॉल्यूशन कंसिडर कर लिया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंसिडर कर लिया है, जहाँ ये जो वैल्यू है q नॉट, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. ओके, तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से, ये जो हमने सॉल्यूशन कंसिडर यहाँ किया है, इसकी हेल्प से हम डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी. फिर से अगर हम उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर. तो एक बार डिफरेंशिएशन से डी क्यू बाई डी टी मिलेगा जो यहाँ पुट करेंगे, और दूसरी बार डिफरेंशिएशन से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगी डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर. और क्यू की वैल्यू मेरे पास है ही, तो वापस इन सभी क्वांटिटीज़ को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और यहाँ से एक जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा. सो लेट्स डू दिस. सो डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन with respect to t gives me dq by dt on the left hand side, and on to the right hand side I have iota omega q naught e to the power or exponential iota omega t. Again differentiation, d2q by dt square gives me minus omega square q naught exponential iota omega t. this, ये मेरे पास दो वैल्यूज आ गई. तो
डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू भी मेरे पास है, और क्यू जो जनरल सॉल्यूशन मैंने एक्सेप्ट किया है, यहाँ से एक्सपेक्ट किया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी वैल्यू मेरे पास है। तो इन सभी वैल्यूज़ को डी क्यू बाई डी टी, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर और क्यू, उन सभी वैल्यूज़ को उठाइए और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ये जो मेरे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम ये सभी वैल्यूज, क्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, और जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की है बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो वो वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करते हैं तो कुछ इस तरह का इक्वेशन मेरे पास बनता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एल प्लस आयोटा ओमेगा आर प्लस 1/c क्यू नोट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी इक्वल्स टू ई नोट ई टू द पावर और एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में ये टर्म वहाँ है। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी से एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी यहाँ कैंसिल हो जाता है, और मेरे पास जो सॉल्यूशन बचता है, मेरे पास जो टर्म्स बचती हैं, ये ब्रैकेटेड टर्म सेम है, यहाँ बचेगा क्यू नोट और यहाँ बचेगा मेरे पास ई नोट। तो यहाँ से हमारे पास क्यू नोट की वैल्यू आ जाती है, और क्यू नोट की वैल्यू होती है ये ई नोट ओवर दिस टर्म, सो ई नोट ओवर दिस टर्म। सो लेट अस राइट दिस टर्म like this, iota omega r plus 1 over c minus omega square l। क्या किया हमने यहाँ क्या किया इस टर्म में? हमने ये किया कि ये मिक्सअप टर्म्स थी, यानी कि कॉम्प्लेक्स टर्म और रियल टर्म्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही थी, तो हमने कॉम्प्लेक्स टर्म को एक तरफ लिख दिया, ये देखिए आयोटा ओमेगा आर, और जो रियल टर्म्स थी उनको एक साथ लिख दिया। 1/c पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए इसको पहले लिखा है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एल एक निगेटिव क्वांटिटी है इसलिए इसको बाद में लिखा है। ओके, तो किया ये है केवल कि जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं उनको एक साथ और जो रियल टर्म्स हैं उनको एक साथ। ओके, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं, और बेहतर तरीके से लिखने के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस आयोटा से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय माइनस आयोटा इनटू द न्यूमरेटर एंड इनटू द डिनोमिनेटर। ओके, सो जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो माइनस आयोटा ई नोट ये टर्म बनेगी। अब देखिए, जब माइनस के साथ मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा इस टर्म के साथ, तो आयोटा यहाँ पहले से ही है, सो माइनस आया जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन से है, और आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा की हुई तो आयोटा स्क्वायर ओमेगा आर ये टर्म बनी। माइनस आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हो जाएगा माइनस, आयोटा आ जाएगा यहाँ, आई सी बाई ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एल इज सेम। ओके, अब माइनस आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू डालते हैं, -1 होता है, तो वो माइनस और ये वाला माइनस दे देगा मुझे प्लस वैल्यू। ओके, सो माइनस आयोटा ई नोट ओवर ओमेगा आर, क्योंकि ये टर्म हो गई पॉजिटिव, और इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए इन जो ब्रैकेटेड टर्म है इनका ऑर्डर हम बदल रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर एल को पहले लिख रहे हैं और आई बाई सी को बाद में लिख रहे हैं, इसलिए जो माइनस कॉमन आएगा वो माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। ओके, आयोटा वहाँ पहले से ही है, ओमेगा स्क्वायर एल माइनस 1/c, हियर 1/c माइनस ओमेगा स्क्वायर एल, एंड हियर इज ओमेगा स्क्वायर एल माइनस 1/c। ओके, अब इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसमें से मैं ओमेगा कॉमन लेना चाहता हूँ। न्यूमरेटर इज सेम, डिनोमिनेटर में से ओमेगा कॉमन लीजिए, तो ओमेगा जब कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा आर, ये बचा आर, यहाँ बचेगा ओमेगा एल, ये रहा ओमेगा एल, आयोटा सेम, प्लस साइन सेम, और चूंकि यहाँ ओमेगा नहीं है तो यहाँ जो टर्म बनेगी वो बनेगी 1 ओवर ओमेगा सी या सी ओमेगा। अब इतना अरेंजमेंट करने के बाद जो ये ब्रैकेटेड टर्म है, ये जो ब्रैकेटेड टर्म है, ये ब्रैकेटेड टर्म, इस टर्म को हम कह रहे हैं जेड ई वेक्टर। जेड ई वेक्टर, ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो टर्म है इसको हम कह रहे हैं जेड ई, और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2 विच इज इक्वल्स टू क्यू नोट।
So Q naught is equals to minus iota E naught over omega ZE vector, and this is my equation number 2. Okay, where ZE is a complex quantity called as the electrical impedance of the circuit, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस है. ऐसी ही एक इम्पीडेंस हमने पहले के भी कैलकुलेट की थी जो एक मैकेनिकल सिस्टम के लिए इम्पीडेंस थी, ZM. ZM को हम कैलकुलेट करके आए हैं पीछे. यहाँ हम ये वाला ZM यहाँ देखिए, जो एम्पलीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे थे इससे पिछले वाले टॉपिक में जब हम मैकेनिकल ऑसिलेटर के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ये जो माइनस आयोटा एफ नॉट और ओमेगा आर प्लस आई ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा, ये जो ब्रैकेटेड टर्म है यहाँ मैंने उसको लिखा है ZM. और ZM क्या है? यहाँ एक मैकेनिकल इम्पीडेंस है, मैकेनिकल इम्पीडेंस है. और अभी जो हम काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं. तो ये जो यहाँ ब्रैकेटेड क्वांटिटी है, ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी ये कहलाती है ZE, एंड ZE इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. एंड ऑफ विच सर्किट? in which three components L, C and R are in series. Okay, so this quantity is known as the electrical impedance, and look at this quantity, it is a complex quantity known as the electrical impedance of the circuit, and is given by this: ZE is equals to Ri plus iota L omega minus 1 by C omega. Okay, where R is the ohmic resistance of the circuit, and this quantity L omega minus 1 by C omega equals to X is called the total resistance, where L omega equals to XL, और XL क्या है? reactance due to inductance, और XC equals to 1 by C omega which is known as the reactance due to capacitance. तो इसको हम कह रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा, वेयर L ओमेगा इज द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस एंड 1 बाई C ओमेगा इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस. ओके, दिस now let us consider some new considerations, and it is that put R equals to ZE cos phi. पुट R इक्वल्स टू ZE cos phi इसकी जगह, एंड माइनस L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा इस टर्म की जगह आप पुट कीजिए ZE sin phi. R की जगह पुट कीजिए ZE cos phi. अभी बताएंगे cos phi क्या है, phi क्या है, ये सब अभी क्लियर होगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप R इक्वल्स टू पुट कीजिए ZE cos phi, और ये जो ब्रैकेटेड टर्म है L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा इसकी जगह पुट कीजिए ZE sin phi. ओके, जब ये पुट आप करते हैं तो ZE की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी? स्क्वायरिंग एंड एडिंग द बोथ द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म बनेगी ZE स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ये टर्म बनेगी ZE स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म बनेगी R स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म बनेगी L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा होल स्क्वायर. जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ZE स्क्वायर कॉमन है दोनों में से, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो हो जाएगा 1. सो यहाँ से मेरे पास आएगा ZE स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा होल स्क्वायर. और ये वैल्यू जब ZE स्क्वायर चूंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में है, जब ZE की वैल्यू मैं निकालूंगा जो स्क्वायर इसके ऊपर लगा है वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक्चुअली ZE की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस का वो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा होल स्क्वायर, दिस. ओके, एंड tan phi कैसे निकालेंगे इन दोनों को इक्वेशन से? डिवाइडिंग दिस इक्वेशन ZE sin phi
to this equation ZE cos phi. So ZE is cancelled with ZE, sin phi over cos phi, tan phi, and L omega minus C omega minus 1 by C omega over R. This is equals to tan phi. ओके और ZE वेक्टर की अगर बात करें हम, अगर R की वैल्यू ZE cos phi है तो इसको यहाँ लिख दीजिए R की जगह, और L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा की वैल्यू ZE sin phi है तो इसको यहाँ लिख दीजिए इसकी जगह। तो मेरे पास जो ZE वेक्टर बनेगा वो किस तरह का बनेगा? ZE वेक्टर मेरे पास इस तरह का बनेगा। किस तरह का? इस तरह का। ZE वेक्टर इज इक्वल्स टू ZE cos phi प्लस आयोटा ZE sin phi। ZE दोनों में से कॉमन है, ZE कॉमन है, सो cos phi प्लस आयोटा sin phi, एंड दिस ब्रैकेटेड टर्म इज ZE is the same and this bracketed term is exponential iota phi. Okay, because exponential iota phi can be written in this form: cos phi plus iota sin phi, cos phi plus iota sin phi. Okay, now substituting into the equation number 2 we have ZE की ये वैल्यू कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू ZE वेक्टर की ये वैल्यू ZE e टू द पावर आयोटा फाई, ये वैल्यू यहाँ से उठाइए और ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, ये Q नोट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा E नोट ओवर ओमेगा ZE वेक्टर, ये वाली जो वैल्यू इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, इस क्वांटिटी को यहाँ से उठाइए, ZE वेक्टर की ये वैल्यू यहाँ से उठाइए और इसको पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, दैट Q नोट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा E नोट ओमेगा ZE एक्सपोनेंशियल आयोटा I फाई। ओके, बट Q इक्वल्स टू है Q नोट आयोटा E टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, ये हम कंसिडर करके चले हैं पहले ही, इस तरह का सॉल्यूशन हम कंसिडर करके चले हैं। Q इक्वल्स टू Q नोट E टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, ये सॉल्यूशन हमने कंसिडर किया हुआ है, तो Q की ये वैल्यू है। ओके, सो अगर Q इक्वल्स टू Q नोट E टू द पावर आयोटा ओमेगा टी है, तो ये जो Q नोट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए इस जगह। सो जो Q की वैल्यू आएगा मेरे पास, जो सॉल्यूशन हमने कंसिडर किया है वो हमने एक कंसिडर, जब सॉल्यूशन हमने किया था तो हमने ये भी लिखा था कि Q नोट जो है यहाँ एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और आप यहाँ देख भी सकते हैं इस कंसिडरेशन का जो रियल इफेक्ट है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। Q नोट कैसी क्वांटिटी है? आयोटा, इंक्लूडेड आयोटा, सो भाई Q नोट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो Q नोट की ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाइए और इस इक्वेशन में इस जगह आप Q नोट की वैल्यू पुट कीजिए। तो जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस आयोटा E नोट ओवर ओमेगा ZE e to the power I5, which is the value of Q naught. Q naught is this, and e to the power iota omega t is same. E to the power iota omega t is same. ओके अब इसको आप जो आयोटा की ये पावर है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, और चूंकि इन दोनों का बेस ई ही है, यहाँ भी बेस एक्सपोनेंशियल पे लिखा है और यहाँ भी बेस एक्सपोनेंशियल पे लिखा है, तो एक ही बेस पर जो हमारे पास पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। चूंकि ये पावर ऊपर जाके निगेटिव भी हो जाएगी तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, माइनस आयोटा ई नोट ओवर ओमेगा जेड, ये टर्म सेम रही, और ये टर्म बनी e टू द पावर आयोटा, दोनों में से कॉमन है, ओमेगा टी पॉजिटिव रहेगा और ये जो फाई है ऊपर जाके नेगेटिव। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द जर्नल सॉल्यूशन, represents the journal solution of this differential equation, equation number 1. This equation, this is my journal solution, this is my journal solution of that differential equation, equation number 3. Okay, in this form, this is my equation number 3, which represents the journal solution of differential equation number 3, equation number 1. Okay, हैंस द करंट, अब करंट कितना होगा, चूंकि Q की वैल्यू हमें पता लग गई है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में उसका हम पता कर सकते हैं। तो करंट आपको पता है टाइम रेट चेंज ऑफ चार्ज हमें पता है इतना है, तो d/dt ऑफ दिस क्वांटिटी,
सो डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी। अब देखिए माइनस आयोटा ई नोट ओवर ओमेगा जेड ई, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। अब सॉरी डिफरेंशिएशन से। अब डिफरेंशिएशन जो होगा टी के रेस्पेक्ट में वो केवल इस फंक्शन का होगा ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5, और इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो एक बार तो ये फंक्शन सेम रहेगा और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे केवल इसका पावर का डिफरेंशिएशन, तो आयोटा ओमेगा मुझे वहाँ से मिलेगा चूंकि टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 और 5 जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, एक तो ये फंक्शन मुझे एज इट इज मिलेगा, और सेकंड जब मैं पावर का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो मुझे यहाँ से मिलेगा आयोटा एंड ओमेगा, आयोटा एंड ओमेगा। सो लेट अस सी दिस, माइनस आयोटा ई नोट ओवर ओमेगा जेड इज सेम, दिस फैक्टर इज सेम। यहाँ से जो डिफरेंशिएशन से मुझे मिला वो मिला आयोटा ओमेगा, एंड दिस फंक्शन इज सेम, दिस फंक्शन इज सेम। सो ओमेगा इज कैंसिल्ड विद ओमेगा, ओमेगा इज कैंसिल्ड विद ओमेगा। ओके, सो हियर इज iota multiplied by iota gives you iota square, and iota square gives you -1. So minus is multiplied by minus gives you positive. E naught is same, Z is same, e to the power iota omega t minus 5 is same. Okay, and let us write this equation as this: this term is equals to I naught e to the power iota omega t minus 5. Let us write this E naught over ZE as I naught over, which is the maximum value of current, which is the maximum value of current. Hence the current I and the supplied EMF are not in phase. ये equation मुझे क्या दिखा रही है? Hence the current I and the applied EMF are not in phase. क्यों? यहाँ देखिए, अप्लाइड ईएमएफ ये है, इसका जो फेज अगर मैं देखूं तो वो ओमेगा टी है आई फाई, और इसका जो फेज अगर मैं देखूं करंट का जो फेज है वो है ओमेगा टी माइनस 5। ये है ईएमएफ, ईएमएफ का फेज क्या है? ओमेगा टी। क्योंकि इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? कोस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो वहां से जो फेज आएगा वो आएगा ओमेगा टी, और इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? कोस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ जो करंट का फेज है वो है ओमेगा टी माइनस 5, और ईएमएफ का जो फेज है यहाँ वो है ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है जो ड्राइव कर रहा है, जो किसके द्वारा ड्राइव हो रहा है? उस ईएमएफ के द्वारा, जो एसी सोर्स वहाँ सर्किट में लगा है। ये जो एसी सोर्स हमने यहाँ सर्किट में लगाया है इसी के द्वारा तो करंट फ्लो हो रही है। अगर ये एसी सोर्स यहाँ नहीं होता तो क्या करंट फ्लो होती? तो आइडियली ये होना चाहिए था कि जिस फेज में ये ईएमएफ हो ये करंट भी उसी फेज में होना चाहता है, आइडियली ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें ये दिखा रही है, यहाँ ये हमें शो करती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि ऐसा नहीं है। जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में और जो अप्लाइड ईएमएफ है सर्किट में जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही, वो आपस में फेज में नहीं है, एक फेज में नहीं है। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 5 बिटवीन द अप्लाइड ईएमएफ एंड द करंट। वो शो भी हो रहा है, यहाँ ओमेगा टी माइनस 5 है और यहाँ ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी है। और एक बात यहाँ से और क्लियर हो रही है कि जो ईएमएफ है, जो अप्लाइड ईएमएफ है, ये सोर्स ऑफ एसी इनपुट है, ये करंट से फेज में लीड कर रहा है, क्योंकि ये है एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और जो करंट है उसका इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस 5, यानी ओमेगा टी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब करंट लैग्स बिहाइंड, और लैग्स अगर वर्ड आप यूज करते हैं तो बिहाइंड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती। सो यू कैन से इट एज करंट लैग्स बाय द ईएमएफ विच इज अप्लाइड, ईएमएफ सोर्स अप्लाइड इन टू द सर्किट। ओके, तो दो बातें यहाँ से, दो रिजल्ट हमारे पास आए। पहला, जो ईएमएफ जो है सर्किट में वो फेज में नहीं है करंट के साथ, और सेकंड उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है 5।
दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4. ओके, नाउ इफ द अप्लाइड EMF इज ऑफ दिस टाइप, अगर अप्लाइड EMF इस तरह का है, यानी रियल EMF है, चूंकि ये एक जनरल केस है, ये एक जनरल केस है, इसी इक्वेशन को हम ई नोट कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं. तो ये वाला जब रियल फोर्स वहां वर्क करे, ई नोट कॉस ओमेगा टी, ये वाला फोर्स अगर वर्क करे, चूंकि इस इक्वेशन को हम आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, और जब उसमें ई नोट की मल्टीप्लाई होगी, जो पहला टर्म बनेगा वो बनेगा ई नोट कोस ओमेगा टी, और जो सेकंड टर्म बनेगा वो बनेगा आयोटा ई नोट साइन ओमेगा टी. तो जब रियल फोर्स वहां वर्क करे तो सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, जैसे हम मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में करके आए हैं. अगर अप्लाइड EMF ये है E इक्वल्स टू ई नोट कॉस ओमेगा टी, यानी जो अप्लाइड EMF है, जो मेरे पास जर्नल EMF है, उसका फॉर्म कुछ इस तरह का है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ई नोट कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास जर्नल है. और ई नोट की जब मल्टीप्लाई अंदर इस ब्रैकेट में करेंगे तो पहला जो फोर्स वर्क करेगा वो करेगा ई नोट कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा ई नोट साइन ओमेगा टी. फर्स्ट केस हम ये कंसिडर कर रहे हैं जब सोर्स ऑफ EMF ये है ई नोट कॉस ओमेगा टी, यानी रियल फोर्स एक वर्क कर रहा है. तो जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी रियल ही होगा, जैसे हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में भी कंसिडर किया था. दस ई इक्वल्स टू ई नोट कॉस ओमेगा टी इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ई नोट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी. दस द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ द करंट विल बी द रियल. तो जो करंट का जो सॉल्यूशन होगा वो भी रियल होना चाहिए, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रही है वो इसी EMF सोर्स की वजह से हो रही है. तो करंट का जो जनरल इक्वेशन है वो ये है मेरे पास. इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कोसाइन और साइन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरह से आई नोट इज सेम, और ये जो एक्सपेंशन है, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी माइनस 5. ओके, सो आई नोट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो आई नोट कॉस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये इक्वेशन हुई मेरे पास. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6. तो जब फोर्स E इक्वल्स टू ई नोट कॉस ओमेगा टी है, यानी रियल पार्ट है फोर्स का, ये मेरे पास EMF का रियल पार्ट है और ये मेरे पास EMF का कॉम्प्लेक्स पार्ट है. तो जब EMF रियल है, अप्लाइड EMF रियल है, तो इस जो करंट है वो भी रियल ही फ्लो होगी. और रियल पार्ट क्या है करंट का, ई नोट कॉस ओमेगा टी माइनस 5. तो जब EMF ये है तो जो करंट होगी वो ये होगी आई नोट कॉस ओमेगा टी माइनस 5, करंट भी रियल होगी. ओके, और आई नोट की वैल्यू आप जानते हैं ई नोट ओवर जेड ई, जहाँ tan phi की वैल्यू ये हमने कंसिडर की है और जेड की वैल्यू ये हमने पहले से ही कैलकुलेट की हुई है. सेकेंड कंडीशन मेरे पास ये है कि अगर अप्लाइड EMF E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, यानी ये जो मेरे पास एक जर्नल EMF था E इक्वल्स टू ई नोट आयोटा ओमेगा टी, इसका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यानी यहाँ इस टोटल EMF का कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर वर्क करे, अगर ये वाला EMF यहाँ इस सर्किट में कंसिडर करें, ये वाला EMF यहाँ ई नोट साइन ओमेगा टी, तो जो करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो होगी वो भी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स करंट होगी. और आप ये देखिए इस इक्वेशन नंबर 6 को, इस इक्वेशन का जो रियल पार्ट है वो है आई नोट कॉस ओमेगा टी माइनस 5, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5. तो जब EMF कॉम्प्लेक्स है तो जो करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो होगा सर्किट में वो भी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. और कॉम्प्लेक्स कौन सा है करंट, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5. तो जब मेरे पास इस तरह का EMF सोर्स है, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ EMF है, तो जो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा
करंट का, या फिर जो स्टेडी स्टेट करंट जहाँ फ्लो होगी सर्किट में, जो करंट फ्लो होगी वो कुछ इस तरह की होगी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, विच इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 6। ओके, और आई नॉट आप जानते हैं ई नोट ओवर जेड ई है साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो सीधी बात ये है, कंक्लूजन ये है कि अगर ईएमएफ का रियल है तो करस्पॉन्डिंग करंट भी रियल फ्लो होगी, और ईएमएफ अगर कॉम्प्लेक्स है तो करस्पॉन्डिंग करंट जो सर्किट में फ्लो होगी वो भी रियल, वो भी कॉम्प्लेक्स ही हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।